अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक और गुज़िश्ता चंद एपिसोड में आपके साथ बहुत स्पेशल टॉपिक्स के साथ बहुत ही इनोवेटिव जो हमारे मैं ये कहूँगा कि इंडिविजुअल्स थे, स्टूडेंट्स थे, अपने स्पेसिफिकली मैं ये कहूँगा कि आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स के साथ हमारे साथ डिस्कशन के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद थे। और आज के भी दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं और मैं इन दोनों डिफरेंट टॉपिक्स को एक साथ लेके जाने का मकसद ये था कि जब हम बात करते हैं दिल की शरियानों की, तो कहीं ना कहीं प्लांटेशन के अंदर भी शरियानों वाला मामला होता है। जब मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ सुनी तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, प्लांटेशन और हार्ट डिजीज़ दोनों, यानी कि प्लांट्स के अंदर क्या डिजीज़ होती है और हार्ट के साथ क्या क्या डिजीज़ मुंसलिक हो सकती है और उनकी किस तरह डिटेक्शन की जाती है। ये दो इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट आए थे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। डॉक्टर शाहिद साहब की क्लास में मैं एक दफ़ा गया था तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स और अच्छे अच्छे ये कहूँगा कि इनोवेटिव आइडियाज़ देखने को मिले। तो मैंने सर को पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ एक पॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ। तो आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मैम नीलम खान और मोहतरमा फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। दिन की थकन के बाद फील हो रहा है कि आप बस थक हार के जो है ना But when there is a will, there is a way. दैट्स वेरी ग्रेट। और जब हम ऑब्वियसली लोगों की इस्लाह के लिए काम करें तो ऑब्वियसली हमारी विल सबसे पहले होनी चाहिए। दैट्स आई बिलीव। मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ख़्याल में ये जो दिल के अमराज हैं ये टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेट होने चाहिए थे? क्या वजूहत थी जो आपने ये जो टॉपिक है चूज़ किया? एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में, चाहे वो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, हेल्थ फैसिलिटी में चले जाएं या एक नॉर्मल किसी हेल्थ फैसिलिटी में चले जाएं, तो जो कोर प्रॉब्लम नज़र आता है वो यही है कि डायग्नोसिस इज़ द मेन इशू। लोगों को डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपरली टाइमली नहीं होता या इस तरीके से नहीं होता कि आप अगर कोई पेशेंट है और वो कोई डिज़ीज़ जो है वो उसकी बॉडी जो है वो उसकी तरफ जा रही है अडॉप्ट करने के लिए, तो आप पहले से उसके सिम्टम्स देख के उसको पहले से बता दीजिए कि आपने अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस करनी है, आपने ये डाइट इस्तेमाल करनी है और अगर उसको मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो मेडिसिन आपने यूज़ करनी है ताकि जो रिस्क है डिज़ीज़ अडॉप्टेबिलिटी का वो कम से कम हो सके। तो मैंने जो है वो काम किया है हार्ट डिज़ीज़ प्रेडिक्शन के ऊपर और मेरा इसमें एक वो रीज़न ही यही था क्योंकि ग्लोबली प्लस पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा जो है वो मोर्टेलिटी का या सबसे ज़्यादा अमवात का जो रीज़न है वो हार्ट डिजीज़ है। सही। अच्छा, ठीक इसी तरह से हमारे माहौल में जैसे हम आजकल कहते हैं कि सरसब्ज़ और शादाब माहौल होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा मसला है, हर जगह दरख्त की अशद ज़रूरत पड़ चुकी है। तो आपके ख्याल में प्लांटेशन डिजीज़, मतलब हम कभी सोचते भी नहीं है कि यार पौधों को भी कोई बीमारी लग सकती है। अच्छा, हो लग सकती तो होगी क्या? हमारे यहाँ तो ये मामला होता है बस पौधे लगा दो, उनकी देखभाल बस टाइम पे पानी दे देना, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या वाकई प्लांट्स के अंदर डिजीज़ भी होती हैं? हाँ बिल्कुल, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से। और जब हम ज़रूरत से ज़्यादा हर्ब्स और पेस्टिसाइड खादों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ज़मीन जो है काफ़ी बंजर हो जाती है। सही। गंदे पानी की वजह से काफ़ी मसाइल होते हैं। तो पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री जो है ना, हमारी जीडीपी का 24% जो हिस्सा है ना वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। और प्लांट के जो डिजीज़ हैं इनके लॉस की वजह से ऑलमोस्ट हम लोग अपना जो है ना 50 to 60% जो भी हमारी होती है चीज़ उसको वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमारा जो मॉडल बनाने का बेसिक मकसद था वो यही था कि हम लोग जितना हो सके जल्दी इनके डिजीज़ को जो है डिटेक्ट करें ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पे जस्ट इकोनॉमी नहीं, हमारे यहाँ से लेबर भी प्रोड्यूस होती है एग्रीकल्चर में, लोगों का मोस्टली काम यही होता है। तो इसलिए इस तरह का एक मॉडल होना चाहिए जो कि टाइमली इसको डिटेक्ट कर ले ताकि मज़ीद लॉस से हम लोग बच सकें। सही। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे हम कहते हैं कि सेहतमंद माहौल के लिए सुबह वॉक चाहिए और वॉक में अगर आपके इर्द गिर्द पौधे वौधे हों तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें इजी हो जाती हैं और मॉर्निंग वॉक हार्ट पेशेंट्स के लिए रिकमेंड की जाती है। अब खुदा न खास्ता हमें ये भी आइडिया नहीं होता कि भाई अगला बंदा किस तरह का हार्ट पेशेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि भाई इनको हार्ट स्ट्रोक हुआ और इनको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर पता लगा ये तो गैस्ट्रिक के पेशेंट है। ठीक है। और कभी कभार ये भी हो जाता है कि हम अगले बंदे को पेशेंट समझते हैं गैस्ट्रिक का और हो जाता है हार्ट स्ट्रोक। बहुत सारे वजूहात, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता ही नहीं चलता कि भाई ये हार्ट पेशेंट कोलेस्ट्रॉल की वजह से था, कोलेस्ट्रॉल इस तरफ बढ़ा हुआ था या इस तरह की कंडीशन में था जिसकी वजह से इतनी सीवियर अटैक हुआ या ये मामला।
तो आपका जो मॉडल है वो काम किस तरह कर रहा होता है, किस तरह उसको मतलब जस्ट लाइक हम मशीन लर्निंग के अंदर ऑब्वियसली डेटा देते हैं और उसको प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसके बाद वो सारी चीज़ें होती हैं। जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने बताया कि यहाँ पर कोई एमआरआई, कोई रिपोर्टिंग शिपोर्टिंग वाला वो वाला मामला नहीं है जिसमें आप एक्सरे दे रहे हैं या कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, यानी कि ग्राफिकल उस पर काम नहीं था। तो किस तरह की डेटा होती है, किस तरह की टेक्नोलॉजी पे होता है, थोड़ा सा हमें आप बताएं। अच्छा, बेसिकली जो मेरे डेटा सेट जो मैंने जिसके ऊपर अपना मॉडल बनाया है उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द डिजीज़ है, मतलब कि ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि एक पेशेंट को या एक इंसान को जो है वो ये डिज़ीज़ हो सकती है। उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल था, इसके अलावा ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स थी, उसके अलावा वो फिज़िकली कितने एक्टिव हैं ये था, और ग्लूको उनका जो अगर वो इज़ द पर्सन इज़ शुगर पेशेंट और नॉट। इसके अलावा जो उनकी एज स्पेसिफिक, फिर जेंडर से जो है वो कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके के भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि कुछ डिजीज़ जो है वो कुछ जेंडर में जो है वो ज़्यादा उनकी प्रिवलेंस होती है। मतलब इस तरीके के जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं हार्ट डिजीज़ के, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं कि भाई अगर कोई पेशेंट है और उसकी फिर ये चीज़ें चेक की जाती हैं और फिर उसके बाद जो है वो उनको आप बता सकते हैं कि भाई आप जो है वो इन फ्यूचर जो है वो कोई हार्ट डिजीज़ जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप जो है वो अभी इस वक्त रिस्क पर हैं और आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। अच्छा मैम, बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली दुनिया भर में चल रही हैं और बहुत सारे मामला हार्ट को लेके, क्योंकि हर जगह का ओरिजिन का अपना अपना मामला है, कहीं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कहीं क्लाइमेट की वजह से हार्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अच्छी हवा नहीं मिल रही तो हमारे जैसे साइनस वाइनस के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे लोगों को। अब ठीक इसी तरह से जैसे हम कहते हैं अच्छी फूड का भी बहुत बड़ा किरदार रहता है हर डिजीज़ के अंदर। हमारे यहाँ तो भाई आजकल हर कोई फास्ट फूड वगैरह पे लगा हुआ है, उसको जैसे एक फ्रूट्स की तरफ हमारा रुझान कम है। और जो मुज़र एशिया मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग तकरीबन आप हर कराची में कहते हैं ना कि हर बंदे के मुंह से खून छलक रहा होता है, तो कराची में खून इतना ज़्यादा है कि हम उस पर बात करें तो अक्सर जो लोग इस तरह की मुज़र एशिया खाते हैं वो भी हार्ट पेशेंट्स ही रहते हैं, यानी कि पान मावा गुटखा इस तरह की बहुत सी चीज़ों की वजह से वो मर्ग बिस्तर तक पहुंच जाते हैं, अल्लाह रहम फरमाए। अब यहाँ पर हम जब इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो एक आम बंदा या फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहेंगे उनका टाइम कंज्यूम कम होगा, एफिशिएंट रिजल्ट मिलेगा, तो वो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू किस चीज़ को प्रोसेस करवाएं, यानी कौन सी ऐसी रिपोर्ट वो लेके आएँ जिसके थ्रू, या वो कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आए जिसके थ्रू वो डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें किसी किस्म की रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी जो है वो आपका हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर प्लस आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपकी एज, और अगर आपकी जो हेरिडिटी है उसमें किसी को हार्ट डिज़ीज़ है, और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं। इनसे मतलब चंद चीज़ों की बुनियाद पे जो है वो आपको शुगर है नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स, और लेकिन ये सब जो है वो थोड़ी सी टाइम स्पेस के साथ, क्योंकि आपको पता है कि जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट होता है, और इसके अलावा जो आपकी शुगर है वो भी जो है वो अप डाउन होती है। तो ये थोड़ी सी जो है वो उनकी टाइम स्पैन के साथ उनकी रीडिंग्स लेनी होगी, और फिर उसके बाद जो है वो आप हमारे मॉडल में जो है वो उनकी जो है वो वैल्यूज़ डाल के और फिर उनकी डिजीज़ का रिस्क को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर अ पर्सन इज़ गोइंग टू हैव द डिजीज़ और नॉट। और इससे ये फ़ायदा होगा कि इन फ्यूचर अगर कोई मतलब किसी के पास है कि किसी का आता है कि भाई ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और उसके अलावा अगर उनको कि सर्टेन मेडिसिन्स पे अगर रखना है ताकि उनका जो भी इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेशन ना हो डिजीज़ की, तो उसको भी आप जो है वो काउंटर कर सकते हैं। अब ये तो बहुत इजी हो जाएगा कि आपने जैसे आजकल लोग डिजिटल वॉचेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें उनको कोलेस्ट्रॉल ये वो सारी चीज़ें, अपना ब्लड प्रेशर, मतलब डेटा आपको मिल गया, आपने डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू इनपुट किया, आप अपना मतलब आगे के सेहत का प्लान खुद मैनेज कर सकते हैं। बहुत मतलब ईजिली वे हो जाएगा, बहुत ईजिली वे हो जाएगा, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। हाँ, मतलब ऑब्वियसली फिंगर टिप्स पे आपकी एक कैलकुलेटर टाइप चीज बन जाएगी। लेकिन अगर हम ये थोड़ी सी इसको बात करें, मैं स्पेसिफिकली अगर सिंध के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो आपको जैसे पता है कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, तो और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा स्किलफुल्स या नहीं होते, या बहुत ही कम होते हैं, या उनके पास ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो हम अगर ये अपना मॉडल जो है वो ऐप के थ्रू डिप्लॉय कर देते हैं, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनकी डायग्नोसिस
बड़ी आसान हो जाएगी उनके लिए। और जो लोग हैवी अमाउंट स्पेंड करेंगे टेस्ट्स पे और इसके लिए डिजीज़ डायग्नोसिस के लिए, वो उससे भी बच सकेंगे और एक हैजल फ्री जो है ना वो डायग्नोसिस अवेलेबल हो जाएगी आपको कि आपने अब आगे करना क्या है। अच्छा, हर मॉडल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है कि उसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। तो आपके इस मॉडल के अंदर एक्यूरेसी लेवल आपने कितना जस्ट लाइक एग्जामाइन किया कि कितना % है? मेरे मॉडल की जो एक्यूरेसी लेवल है वो चूँकि हमारे पास जो है वो टेम्पोरल डेटा अवेलेबल नहीं था जो कि एक रियल लाइफ सिनेरियोज़ के लिए अवेलेबल होना चाहिए, तो वो नहीं था, तो मेरी एक्यूरेसी 73% आई थी मॉडल की। बट ये कोई एक मतलब इसको कह सकते हैं कि कोई इतनी ज़्यादा बुरी एक्यूरेसी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि डिजीज़ के जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो हर जोग्राफी वाइज जो है वो डिफरेंट होते हैं। और जो कि बेस पेपर था मेरा, उसमें भी उन्होंने LSTM और CNN को मिला के जो है वो एक हाइब्रिड मॉडल हार्ट डिजीज़ प्रिडिक्शन के लिए बनाया था, उसी को फॉलो करते हुए ये बनाया है। और फिर इसमें ये है कि ये तो एक बेस है, उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से आप जो है वो कोई एक मॉडल है और इसके अगेंस्ट आपको ये चीज़ें चाहिए, तो आप रियल लाइफ सिनेरियो का डेटा भी जो है वो कलेक्ट करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंट होगा उस मॉडल के ऊपर और फिर मॉडल की एक्यूरेसी जो है वो 100% तक आ जाएगी। तो फातिमा, आप हमें बताएं, क्योंकि हमने बात की प्लांटेशन के ऊपर, उनकी डिजीज़ के ऊपर, तो इस तरह की जो मामलात है उसमें हम किस तरह का डेटा रन करवाते हैं और उस डेटा की अपनी जस्ट लाइक एग्जिस्टेंस कैसे अवेलेबल होगी, कहाँ से आप डेटा उठाते हैं? क्योंकि मैंने ये देखा है कि भाई ह्यूमन वगैरह का हो तो कहीं ना कहीं से भाई बंदा अरेंज कर लेता है। अब प्लांटेशन के लिए तो ऑब्वियसली बॉटनी की लैब्स, ये वो बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि आपने डेटा कैसे एक्सेस किया, किस मॉडल के ऊपर उसको रन किया, एंड देन अगेन उसके रिजल्ट्स को किस तरह आप मेजर करते हैं? बेसिकली मेरे पास जो डेटा सेट है वो एक US के प्रोफेसर हैं और एक एग्रोनॉमिस्ट हैं जो कि जिनको हम उर्दू में माहिर ज़राअत कहते हैं। ये उनका एक जो है ना म्यूचुअली उनका एक वर्क है। उन्होंने एक पेपर जो है ना उसके थ्रू ये प्लांट विलेज डेटा सेट है, उसमें डिफरेंट प्लांट्स के डिजीज़ और हेल्दी जो है ना इमेजेस हैं, सबकी अलग अलग क्लासेस हैं, सो दैट हम अपने मॉडल को ट्रेन करवा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये हेल्दी प्लांट है और ये डिजीज़ प्लांट है। तो मैंने जो मॉडल यूज़ किया वो CNN है, इसको हम मोस्टली जो है पिक्चर्स के डाटा के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारे पास जो इंटरफेस है उसमें हम पिक्चर लेंगे और वो हमें बताएगा कि ये हेल्दी है क्या डिजीज़ है, और डिज़ीज़ में इसमें कौन सी डिज़ीज़ है, इसमें कोई बैक्टीरिया की डिज़ीज़ है, इसमें कोई फंजाई का डिज़ीज़ है या कोई और तीसरा है। तो इस अभी मेरे पास जो है वो ऑलमोस्ट 9 प्लांट्स का डेटा सेट है जिसके ऊपर मैंने इसको ट्रेन करवाया है। अगर मज़ीद हम डेटा सेट कलेक्ट करते हैं तो ये ऑफ कोर्स ज़्यादा बेहतर होगा, और मेरे पास एक्यूरेसी जो है वो 94 आई है। सही। अच्छा, आपके ही इस मॉडल को हम देखें तो मुझे फील हो रहा है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हट के हर्ब की इंडस्ट्री को भी काफ़ी फेवर कर सकता है, क्योंकि जब हम हर्बल कोई भी प्रोडक्ट बनाते, कोई मेडिसिन बनाते हैं, ऑब्वियसली हमें केमिकल रिएक्शंस करवाने होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ वही आती है कि यार आया कि ये जो चीज़ हम जहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इनिशियली लेवल पे वो हेल्दी है या नहीं। इस पे कभी आपने काम करते हुए कोई आपका ज़हन और गुमान गया इस तरफ? असल में ये जो मॉडल है ना CNN का जो मैंने यूज़ किया है, ये एक लाइट वेट मॉडल है जो कि किसी कम रैम वाले मोबाइल या वॉच में या किसी सिस्टम में भी यूज़ हो सकता है, और इसी बेसिकली कंप्यूटर विजन में यूज़ होता है जिसमें हम पिक्चर्स का डाटा लेते हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, हर्ब्स में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट की लीव्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से। सही। अच्छा, बहुत सी चीज़ें लाइफ के साथ ऑब्वियसली आज से अगर हम 10 साल पहले कंप्यूटिंग साइंसेस को देखें तो नो डाउट फ्लशिंग फील्ड तो थी, मगर जो AI के आने के बाद, डीप लर्निंग के बाद इसका एक बूम सा आ गया है। मतलब दुनिया जहाँ में अब पहले मतलब लोग कहते थे कि भाई तुम्हें लिखना आता है बस काफ़ी है, अब लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, तुम्हें प्रॉम्प्ट लिखना आता है। मतलब कंप्यूटिंग के किसी बंदे से बात करो, उससे कहो कि यार ChatGPT मुझे सही से इज्जत और शराफत के साथ रिस्पॉन्स नहीं करता, तो दूसरा बंदा बोलते हैं बेटा शराफत के साथ प्रॉम्प्ट लिखना सीख लो। ठीक है, तो ChatGPT, डीप लर्निंग, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बहुत फिट किस्म का सिनेरियो चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो जो चीज़ तेज़ी से जाती है तो फिर मामला तेज़ी से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछले 10 साल आप देख रहे थे, आपकी फील्ड की एक्सेलरेशन क्या थी, चाहे वो डेटा साइंसेज में ही ले लें, आगे अगले 5 साल में आप क्या देख रहे हैं आप दोनों से, क्योंकि आप लोगों ने टॉपिक भी डिफरेंट ही लिए, तो अगर आपके टॉपिक्स के थ्रू देखा जाए या आपकी अपनी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है?
एक्चुअली मैं मेरी जो एफिलिएशन है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सिंध प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध से है। और मैं बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा कस्टोडियन एजेंसी ऑफ सिंध में मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एआई जो है वो और डीप लर्निंग जो है वो हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकती है पॉलिसी मेकिंग में। हम जो है वो आने वाली चीज़ों के बारे में जो कि अच्छी भी हो सकती हैं और किसी तरीके से बुरी भी हो सकती हैं, बिल्कुल। उसके बारे में पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी रिसेंटली ये चीज़ आ रही है कि 30 से 40 जो एज ग्रुप है उनको जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ जो इफ़ेक्ट कर रही है। इवन आज जो है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमारी एक सर्वे हो रहा है हेल्थ एंड पॉपुलेशन का, उसके ट्रेनिंग के दौरान जो है वो डॉक्टर उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जो है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो कोई पुलिस ऑफिसर थे और उनके जो है वो गैस्ट्रिक इशू हुआ। उनको जब हॉस्पिटल लेके गए तो जो है वो वहाँ पे पता चला कि उनका गैस्ट्रिक इशू जो बिल्कुल माइनर सी चीज़ है, उनके 3 हार्ट वॉल्स बंद है अल्लाह और अकबर। जो है वो उनके वॉल्स बंद होने की सूरत में डॉक्टर्स ने उनको इमीडिएट बेसिस पे जो है वो एंजियो प्लास्टिक करने का बोला। और लेकिन वो उसकी जो उनकी इंटेंसिटी थी उनकी जो डिज़ीज़ की जो कि उनके लिए अननोन थी, वो उनकी जो है वो अनफॉर्चुनेटली उनकी जो है वो उसकी डेथ का कॉज बनी और उनको जो है वो इसके बारे में नहीं पता चल सका। तो हम बहुत सारी ऐसी जो हमारी आम रूटीन में अब जो डिज़ीज़ प्रिवेलेंस हो रही है जी जी। उनसे हम बच सकते हैं, लोगों को पहले से आगाह कर सकते हैं। और पॉलिसी मेकर चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे वो एजुकेशन के हों या किसी भी चीज़ के हों, उसके ज़रिए जो है वो आप आने वाले दिनों की जो भी आप पॉलिसी बना रहे हैं उसको सामने रखते हुए एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में जो है वो एआई बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है अगर उसको अडॉप्ट किया सही। जाए। फातिमा साहिबा, आपका क्या ख्याल है अगले 5 सालों में क्या होने जा रहा है आपकी इंडस्ट्री या आपका जो टॉपिक है प्लांटेशन के हवाले से? आपका ऑब्वियसली जब दुनिया में ये कहेंगे एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है और इंडस्ट्री में तकरीबन कंट्रीब्यूशन एआई का है, तो उस हवाले से आपका क्या ख्याल है? और आप पढ़ भी ऑब्वियसली डेटा साइंसेज रही हैं जिसमें मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा काम होगा। एआई और डीप लर्निंग जो है ना ये बहुत ही मतलब फास्ट प्रेडिक्शन करती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं चीज़ों को और इनमें बेसिकली मॉडल को ट्रेन किया जाता है कि वो प्रेडिक्शन करें। और डेटा सेट जितना ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि अब हर चीज़ जो डिजिटल हो रही है, आप बैंक्स में चले जाएं या किसी भी चीज़ में जाएं, हर जो चीज़ का जो डेटा सेट है ना वो हमारे पास आ रहा है, अवेलेबल हो रहा है। तो डेटा सेट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें उतनी ही अच्छी प्रेडिक्शन होगी और हमारे लिए इन फ्यूचर ये ज़्यादा बेहतर होगा कि बिज़नेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ वाइज, हर चीज़ में, इवन कि एजुकेशन में भी। अच्छा, लास्ट ऑब्वियसली मेरा एक सवाल होगा आपसे, क्योंकि आप लोग के साथ टाइम की कमिटमेंट भी थी, आपकी अपनी मसरूफियात होती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है, सब कुछ वो अपने अंदर जम करती जाती है, जैसे एआई आजकल हर फील्ड को अपने अंदर जम कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़, या मैं इनसिक्योरिटीज़ से आगे बढ़ जाऊँ तो खतरात लाहक होते हैं। तो अगेन आपको कुछ नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर एआई, जैसे मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा कि फेसबुक मोस्ट एस्टोनिशिंग ऑर्गेनाइजेशन अमंग द वर्ल्ड, उन्होंने 2 रोबोट्स बनाए, उनको एआई के थ्रू प्रोसेस करवाया, फिर उन 2 रोबोट्स ने अपनी एक नई लैंग्वेज तैयार कर दी। तो फेसबुक जैसे लोगों ने कहा कि भाई रुक जा, माफ़ कर दे, गलती हो गई, अब तुझे आगे नहीं बढ़ने देना कि वबाले जान बन जाओगी। तो ठीक इसी तरह से आपको भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि एआई के फ़ायदे तो हैं, नुकसानात भी हैं, अगर हैं तो आपकी नज़र में कौन कौन से? कोई एक एक दो एग्जांपल जो आपके जहन में आ रही हो। तो देखिए एआई में बेसिकली जैसे हम चैट जीपीटी का आजकल स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी को एज अ हेल्प यूज़ कर लें आप किसी भी क्वेश्चंस के आंसर के लिए या किसी और चीज़ के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सोचना ही छोड़ दें। तो ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है ना, उसकी अपनी थिंकिंग है, उस पर थोड़ा बुरा असर पड़ता है। हम शॉर्टकट मोस्टली ढूंढते हैं कि जल्दी से उस पर लिख लिया और सवाल का जवाब आ गया, बट ऑन द अदर हैंड ये हमें बहुत फैसिलिटेट भी करता है। सही। और टेक्नोलॉजी जो है मेरे ख्याल से हमेशा जो है ना फैसिलिटेट करती है हमें। हाँ, हार्मनेस है इसकी, बट वो उस पर डिपेंड करता है हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। सही। मेरे हिसाब से जो है वो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली एआई के भी कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स होंगे, बट अगर आप उसके फ़वाइद देखें तो मैं उसको वेटेज ज़्यादा दूँगी।
और नुकसानात को कम वेटेज दूंगी। और फिर मैं इसके जो है वो अगर नुकसानात की बात करूं तो मैं डेटा के हवाले से ही करूंगी कि बीइंग अ नेशन या आप जो है वो अपने डेटा की जो सिक्योरिटी है वो आप, चूँकि अगर आप क्लाउड की तरफ चले जाते हैं या ये चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर आपकी नेशनल्स का या आपके जो लोगों का डेटा है वो कहीं पे भी जा सकता है और उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो जैसे जैसे एआई का यूज़ बढ़ रहा है या आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी प्रिकॉशंस और उसकी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी लिमिट्स, ये सारी चीज़ें सेट डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। सही, थैंक यू सो मच मैम नीलम एंड मैम फातिमा साबिर। आप लोगों से डिस्कस करके बहुत सारी चीज़ों का पता चला। मैं मेनली मैं ये कहूँगा कि भाई हार्ट तो हर किसी का, पाकिस्तान का तीसरा बंदा हार्ट का पेशेंट होता है, चाहे वो गैस का हो या कोई भी और दूसरा मामला। आज आपके तवस्सुल से पता चला कि पौधे भी बीमार होते हैं और उनका हमें तहफ़्फ़ुज़ रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरा माहौल तभी बनेगा जब हम उन चीज़ों का ख्याल करें जो उनको साफ़ सुथरा बनाती है। प्रोग्राम के एंड में आपका कोई मैसेज, ऑब्वियसली आपको बहुत सारी रहनुमाइयाँ मिली होंगी, बहुत सारी गाइडेंस मिली होंगी, इस प्रोजेक्ट करते हुए बहुत सारी हर्डल्स भी आए होंगे। बिल्कुल, इसमें जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डॉक्टर शाहिद जो है वो उनकी स्टूडेंट हूँ डीप लर्निंग के कोर्स की, और वो थ्रू आउट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को क्लियर करा। सबसे अहम चीज़ जो मेरे नज़दीक होती है वो ये होती है कि रियल टाइम इम्प्लीकेशन जो आपने पढ़ा है। तो सर ने सिर्फ किताबी बातें नहीं पढ़ाई या फिर खड़े होके स्लाइड्स को रद्द नहीं किया, उन्होंने जो है वो हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करवाई, हमें सिखाया कि काम किस तरीके से किया जाता है, और इवन उन्होंने वो चीज़ें भी कवर अप करवाई जो कि शायद उनके कोर्स का हिस्सा नहीं थी, बट वी वर लेकिंग ऑन दोज थिंग्स। और फिर उसके बाद जब हमने उन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया तो फिर जो है वो एक मॉडल जो है वो डेवलप हुआ। आई एम श्योर इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, बिकॉज हर चीज़ में जो है वो बेहतरी की गुंजाइश होती है, बट ऐसा है कि ये एक बेस है, इसको लेके आगे काम किया जा सकता है। और ये एक सोच है सबसे पहले तो, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है वो टाइमली डायग्नोसिस लगता है डिज़ीज़ का। तो अगर हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो बैठ जाएं कि हमने एआई को जो है वो डिज़ीज़ प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करना है, वॉट एवर बी द डिज़ीज़, कोई सी भी डिज़ीज़ हो सकती है, तो आई बिलीव कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैम ऑफ कोर्स मैं मैम की बात को सेकंड करूँगी कि सर ने हमें रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करना, चीज़ों को ना सिर्फ पढ़ना इन थ्योरेटिक बट उसको इम्प्लीमेंट करना भी सिखाया है। सही, क्योंकि एट द एंड यही हमें फ़ायदा देगा। और डीप लर्निंग तो उनकी एक फ़ील्ड भी है स्पेशलाइजेशन की, तो हमने काफ़ी कुछ इस कोर्स में सीखा है, उन चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट भी किया कि किस तरह से हम इस चीज़ को जो है ना, डिज़ीज़ हो, भले डिज़ीज़ प्लांट्स में हो, ह्यूमन बींग्स में हो, एनिमल्स में हो, उसका नुकसान नहीं हो तो उसको हम किस तरह से टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। सही। सो गाइज, एट द एंड ऑफ द डे हमने बहुत सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के तवस्सुल से सीखी, एंड थैंक यू सो मच सर शाहिद कि आपके तवस्सुल से इन सब स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात हुई, उनके खूबसूरत सी सोच और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट से हमें रोशनासी मिली कि भाई ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और इन फ्यूचर ये सब कुछ होने जा रहा है। और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ और स्टूडेंट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।